238A प्रोविजन ऑफ पार्किंग स्पेस। देखिए, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी भवन निर्माण होता है, तो उसमें पार्किंग स्पेस रखना कंपलसरी है। कितनी पार्किंग स्पेस रखनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगा, वो बताया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 238A में बता रखा है कि कुछ बिल्डिंग या उनकी कुछ कैटेगरी ऐसी हो सकती है जहां स्टेट गवर्नमेंट इस पार्किंग स्पेस के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, उस कैटेगरी को। नाउ, कंडीशन फॉर बिल्डिंग अप्रूवल एंड कंप्लीशन। म्युनिसिपैलिटी जब तक आपके प्लान के अंदर पार्किंग स्पेस का प्रोविजन नहीं होगा, तो आपको अप्रूवल नहीं देगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप पार्किंग स्पेस के बारे में उसमें प्रिस्क्राइब करोगे। मैंडेटरी बिफोर ऑक्यूपेंसी। आप जब किसी को बेच रहे हो, मान लो फ्लैट बना के या फिर खुद का मकान है, तो उसमें रहने से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है, मैंडेटरी है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब उसके अंदर पार्किंग स्पेस का प्रोविजन रखा गया होगा। तो ये बात की गई है 238 कैपिटल ए के अंदर। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, मतलब इसके जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट भी आपने काम किया, इलीगल काम किया, मतलब विदाउट जो आपका पार्किंग स्पेस है उसके बिना ही आपने मकान बना लिया, तो ऐसे केस में आपको वाटर कनेक्शन नहीं मिलेगा। और लीगल एक्शन क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 7 दिन तक का, और 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। आगे बात की गई है 239 के अंदर, फिक्सिंग ऑफ ब्रैकेट्स एक्सेट्रा टू हाउसेस। मतलब जो भी मकान बनते हैं, मकान जैसे लाइन से मकान बने हुए हैं, तो यहां से मान लो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है, या फिर गैस का कनेक्शन जा रहा है, या ऑयल का कनेक्शन जा रहा है, किसी भी तरह का कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का कोई प्रोजेक्ट जा रहा है, तो इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी कुछ बॉक्सेस, कुछ ब्रैकेट्स यहाँ पे फिक्सचर लगा सकती है, ताकि इसको बाद में कनेक्शन में सुविधा हो, हर मकान के ऊपर लगा सकती है। म्यूनिसिपैलिटी हैज द पावर टू फिक्स ब्रैकेट, लैंप, पाइप, वायर ऑन द एक्सटीरियर, बाहर की साइड में, फॉर स्ट्रीट लाइट के लिए, टेलीग्राम टेलीफोन की वायर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर लोकोमोटिव एंड अदर पर्पस, वेंटिलेशन पाइप फॉर सीवर एंड वाटर वर्क्स। वेंटिलेशन पाइप आपने देखा होगा, लगे रहते हैं सीवर में, तो ऐसे पाइप लगा सकती है एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी के पास ये अधिकार है। इंस्टॉलेशन मस्ट नॉट कॉज इनकन्वीनियंस। इस इंस्टॉलेशन से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको किसी तरह की असुविधा या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ये काम होगा, इट मस्ट कंप्लाई विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन लॉज। तो ये कंप्लाइन किसको देखना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी को, कि इस तरह के ब्रैकेट लगाने के साथ ही वो कंफर्मिटी हो विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी लॉज। आगे बात करें 240 की, नेमिंग ऑफ स्ट्रीट एंड नंबरिंग ऑफ हाउसेस। आप जहां रहते हैं उस गली का कुछ नाम है, कावेरी मार्ग, नर्मदा मार्ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर, इस तरह से, और आपके हाउस का कुछ नंबर है, 5 नंबर, 6/30, या 18/72, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है। नेमिंग ऑफ स्ट्रीट एंड पब्लिक प्लेस, द म्यूनिसिपैलिटी में नेम स्ट्रीट, पब्लिक प्लेस, मार्केट बाय पुटिंग अप और पेंटिंग नेम्स ऑन बिल्डिंग एट प्रोमिनेंट लोकेशन। मेन लोकेशन है वहां पे बिल्डिंग का, स्ट्रीट का, पब्लिक प्लेस का, मार्केट का नाम लिखा जा सकता है बाय म्युनिसिपैलिटी। देन स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू बाइंडिंग डायरेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट बाइंडिंग डायरेक्शन दे सकती है, बाध्यकारी आदेश, फॉर नेमिंग स्पेसिफिक स्ट्रीट, कॉलोनी, मार्केट, फ्लाईओवर, गार्डन, अदर पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मार्केट हुआ, फ्लाईओवर हुआ, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई जो सरकार की विचारधारा है उसके अनुसार कोई भी नाम इसमें दिया जाएगा। Numbering of houses. Municipality may fix number plates on building, ensuring clear identification. नंबर प्लेट लगाए जा सकते हैं। हाउस ओनर bear the cost of number plate. और ये जो नंबर प्लेट का पैसा है, ये हाउस ओनर से लिया जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि हाउस ओनर ही खुद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या उसमें पेड़ों में पानी लगाते हुए उस पर पानी मार दिया, तो मतलब अगर डिफेसिंग हो गया, एल्टर हो गया, या डिस्ट्रॉय हो गया, एन ऑफिशियल स्ट्रीट नेम और हाउस नंबर, फाइन कितना लग सकता है, 1,000 से 2,000 का। उसके बाद 241 की बात करें तो यहाँ कुछ मूर्तियां लगाने की बात है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, किसी भी स्ट्रीट के अंदर, पब्लिक प्लेस के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, या फिर किसी अथराइज्ड अथॉरिटी के बिना पूछे आप किसी तरह की मूर्ति इरेक्ट नहीं कर सकते, खड़ी नहीं कर सकते वहां पे।
दूसरी बात ये बताई गई कि जो लीगली इंस्टॉल स्टेचू है, मतलब आपने परमिशन ले ली स्टेट गवर्नमेंट की और अथॉरिटी की परमिशन ले ली, उसके बाद आपने स्टेचू लगाया और उसको कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई पुल डाउन कर रहा है, डिफेस कर रहा है, तो वहां 2 महीने मिनिमम और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 25,000 से 50,000 का फाइन हो सकता है। और इनके अगेंस्ट में जाके परमिशन के बिना ही आपने इंस्टॉल कर दी किसी मूर्ति को विदाउट अप्रूवल, तो यही पेनल्टी इस पे भी लागू होगी, 2 महीने से 6 महीने और 25,000 से 50,000 तक का फाइन। 242 की बात करें तो 242 सेक्शन में क्या है, रिमूवल एंड ट्रिमिंग ऑफ हेजेस ट्रीज एक्सेट्रा। म्यूनिसिपैलिटी रिटर्न नोटिस दे सकती है किसी भी मकान मालिक को, ऑक्यूपायर को, कि आप क्या करें, ट्रिम करें, प्रून करें। प्रून का मतलब जैसे काट छाट, जो जो झाड़ियां हैं जिस जो पब्लिक स्ट्रीट में आ रही हैं आपके कुछ पेड़, तो उनको हटाने के लिए। हैज बोर्डिंग पब्लिक स्ट्रीट टू स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ, तो मतलब एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ में आप इसको काट के रखेंगे अपनी हेजिंग को। ऐसा नहीं कि पब्लिक रोड जो है, आपके घर के सामने जो सड़क है उसके ऊपर आपके पेड़ झूम रहे हैं आते में। कट लोप ट्रिम ट्रीज सर्व्स दैट ओवरहैंग एंडेंजर ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक स्ट्रीट, जो रोक रहे हैं पब्लिक स्ट्रीट को या उनसे कोई खतरा भी हो सकता है। पोज रिस्क ऑफ डैमेज टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहैंग वाटर सोर्स, अब पानी की टंकियों पर इन पे आपने देखा होगा बहुत सारे नीम के पेड़, पीपल के पेड़ लगे रहते हैं। और रिस्क पोल्यूशन, तो ऐसे केस में इनको हटाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि जो भी उसे ओन कर रहा है उसको हटाया जाए। एक्शन ऑन नॉन कंप्लायंस, if owner occupier fail to comply within the given time, the municipality may carry out the trimming and pruning and recover the cost as municipal dues. रिकवर कर लेगी कॉस्ट को किससे, ओनर से, एज म्यूनिसिपल ड्यूज, अगर वो ओनर फेल करता है इन ऑर्डर्स को, इन रिटर्न नोटिस को कंप्लाई करने में। आगे चलते हैं, 243 में बता रखा है डेंजरस बिल्डिंग के बारे में। डेंजरस क्या होती है, जो किसी के लिए खतरा हो सकती है। इमीडिएट सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, इफ ए बिल्डिंग एनी एफिक्स स्ट्रक्चर इज रूनियस, मतलब खत्म हो रहा है, जर्जर हो चुका है, लाइकली टू कोलैप्स, किसी भी टाइम गिर सकता है, खतरनाक है। द म्यूनिसिपैलिटी में इरेक्ट ए होर्डिंग और फेंस टू प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियन, मतलब जो आम चलने की जो जगह है, रास्ता है, उसको सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे कोई होर्डिंग लगा सकती है या जाली लगा सकती है, फेंस लगा सकती है। और इसका जो पैसा है ये ओनर से लिया जाएगा एज म्यूनिसिपल ड्यूज। अगर खतरा कोई इमरजेंसी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आज ही गिरने वाली है, कि बहुत ही जर्जर हो गई, किसी भी टाइम गिर सकती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक रिटर्न नोटिस दिया जाएगा ओनर को टू इंस्टॉल ए होर्डिंग और फेंस विद इन 2 डेज, तो 2 दिन के अंदर ऐसा करें, ये म्यूनिसिपैलिटी कह सकती है। अगर ओनर फेल करता है तो म्यूनिसिपैलिटी खुद उस होर्डिंग को लगा देगी और कॉस्ट किससे लेगी, उस ओनर से। रिपेयर और डिमोलिश ऑर्डर, म्यूनिसिपैलिटी रिटर्न नोटिस इशू कर सकती है ओनर को कि आप इस बिल्डिंग को रिपेयर करो, सिक्योर करो या खत्म कर दो, यहां से हटा दो, स्ट्रक्चर इमीडिएटली और विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर। इमरजेंसी केस में द ओनर मस्ट एक्ट इमीडिएटली, इमरजेंसी केस में ओनर जो है वो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई करे। इफ ओनर फेल्स टू कंप्लाई, ओनर अगर इस बात को नहीं मानता है, म्यूनिसिपैलिटी में डिमोलिश, रिपेयर, सिक्योर द बिल्डिंग एज नीडेड, और रिकवर किससे करेगी एक्सपेंस, ओनर से। लाइबिलिटी फॉर डैमेज, अगर आपने ऐसा नहीं किया और वो मकान गिर ही गया मान लो, इफ ओनर फेल्स टू कंप्लाई एंड बिल्डिंग कोलैप्स, they are jointly and severally liable for any damage, harm caused by the debris. They may also face legal action under this or other laws. इस एक्ट के तहत या किसी और जो कानून वहां लागू है उसके तहत लीगल एक्शन भी हो सकता है, अगर वो बिल्डिंग कोलैप्स ही हो गई, आपको पहले नोटिस दिया गया था फिर भी आपने हटाया नहीं। आगे चलें, 244, डिस्प्लेसिंग पेवमेंट। अब सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए कुछ आपने जो जगह छोड़ी है वहां ब्लॉक लगा रखे म्यूनिसिपैलिटी ने, या सड़क कोई मान लीजिए, ये सारे पेमेंट में आते हैं। अनऑथराइज डैमेज और अल्टरेशन, ऑफेंस क्या है, क्या क्या ऑफेंस है इसके अंदर, पहला डिस्प्लेसिंग, डैमेजिंग, एल्टरिंग और इंटरफेयरिंग विद, ये सब करना किसमें, पेवमेंट, गटर, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, फ्लैग्स इन पब्लिक स्ट्रीट, इनके साथ छेड़छाड़ करना। म्यूनिसिपल फेंस हुआ, जाली हुई, वॉल हुई, पोस्ट, लैंप, हाइड्रेंट, वाटर पाइप, अदर म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, डूइंग सो विदाउट रिटन कंसेंट फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी और लॉफुल अथॉरिटी। अगर आप किसी कारणवश ऐसा कर रहे हैं कि भाई आपको एक पेमेंट के अंदर पाइपलाइन बिछानी है इसलिए आप हटा रहे हैं उसको, तो आप रिटर्न कंसेंट लें, और रिटर्न कंसेंट के बिना आप ऐसा करते हैं तो 2,000 से 5,000 तक का फाइन लग सकता है। और लाइबिलिटी क्या है, एक्चुअल डैमेज कॉस्ट, जो डैमेज हुआ उसकी कॉस्ट, और 10% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेबल टू द म्यूनिसिपैलिटी, ये म्यूनिसिपैलिटी को आपको देने होंगे।
दूसरी बात क्या है, फेलियर टू रिस्टोर डैमेज प्रॉपर्टी। आपने डैमेज प्रॉपर्टी जो करी है, पेमेंट जो तोड़ा है, उसका अगर आपने पैसा चुकाना है तो उसके लिए भी प्रावधान इसी के अंदर है। इफ ए पर्सन डैमेज और अल्टर म्युनिसिपल प्रॉपर्टी एंड फेल टू रिस्टोर इट, उसको सही नहीं करता है आफ्टर नोटिस, तो उस केस में 1,000 से 2,000 का जुर्माना। और कॉस्ट रिकवरी, म्युनिसिपल कैन रिकवर द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एज म्युनिसिपल ड्यूज। और आपसे म्युनिसिपैलिटी की तरफ दे आपके पैसे थे ऐसा मान के कॉस्ट रिस्टोर की जाएगी। देन पब्लिक लैंड के ऊपर आपने कुछ कब्जा कर लिया, ऐसे केस में क्या होगा, 245 में बताया गया, एनक्रोचमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड। परमानेंट एनक्रोचमेंट, देखो एक है परमानेंट, दूसरा है टेम्परेरी। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक लैंड, यहां पे प्राइवेट लैंड की बात नहीं हो रही, पब्लिक लैंड मतलब म्युनिसिपैलिटी की जमीन है, सरकारी जमीन है। एक्सेप्ट फॉर स्टेप ओवर ड्रेन्स, मतलब ये सीवर लाइन जा रही है, ड्रेन जा रही है, इसके ऊपर आपने केवल सीढ़ी लगा ली, उसको छोड़ के पब्लिक स्ट्रीट में, एक्सेप्ट स्टेप्स और ड्रेन इन पब्लिक स्ट्रीट, रास्ते में ये साथ में क्या चल रहा है, नाली है, मान लो नाली के ऊपर आपने एक सीढ़ी लगा ली जाने के लिए, उसको छोड़ के किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन होकर होगा तो उसमें सजा का प्रावधान है क्या, इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ टू 3 ईयर्स। फाइन क्या है, 30,000 से 50,000। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, मे इम्पोज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 मंथ विद जस्टिफिकेशन। 3 महीने से कम का भी यहाँ पे प्रावधान है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड है तो। ये तो हुआ परमानेंट एनक्रोचमेंट के बारे में। एक होता है टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन, आपने केवल मान लो कुछ सड़क के ऊपर सामान डाल दिया अपना, कुछ बजरी रोड़ी पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में अनऑथराइज टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक लैंड के अंदर आपको 1 महीने तक की सजा हो सकती है और 5,000 तक का फाइन हो सकता है। इलीगल रिमूवल ऑफ अर्थ और मटेरियल, मतलब आपने पब्लिक लैंड के ऊपर से कुछ पत्थर उठा लिए या वहां की मिट्टी ढो के ले गए। अनअथराइज रिमूवल ऑफ अर्थ सैंड मटेरियल फ्रॉम पब्लिक लैंड, इसकी पेनल्टी है 2 से 6 महीने की सजा और 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना। अगर एनक्रोचमेंट हो ही गया, आपने कब्जा कर ही लिया है, कब्जा का मतलब आपने अतिक्रमण कर लिया, कब्जा तो इसके लिए सही वर्ड नहीं होगा, अतिक्रमण आपने कर लिया है, उसमें आपने अपना सामान रख लिया है कि आप कह रहे हैं कि तो मेरी जमीन है, तो ऐसे केस में म्युनिसिपैलिटी कैन रिमूव एनक्रोचमेंट, कॉस्ट ऑफ रिमूवल इज रिकवर फ्रॉम द डिफॉल्टर। और जो खर्चा है उसको हटाने में, जेसीबी का खर्चा है, म्युनिसिपैलिटी का जो खर्चा है, वो ओफेंडर से लिया जाएगा। म्युनिसिपैलिटी इस दौरान जो टूल वहां पे रखे हैं, कोई सामान है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी यूज फॉर एनक्रोचमेंट जो काम में आई थी, उस सब को सीज कर सकती है। Confiscated items may be sold if necessary and proceeds after expenses may be refunded if no confiscation order is passed. Confiscate करने के बाद उनको बेच सकती है और अपना खर्चा उसमें से निकाल के वापस पैसा दे दिया। इस तरह के प्रावधान किस में है, याद रखिएगा 245 जो सेक्शन है, एनक्रोचमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड। अपील एंड लीगल प्रोसेस, अब कन्फिस्केशन ऑर्डर आ गया तो आप अपील कहां करेंगे, भाई आपका सामान उठा के ले गए, आपके टूल्स ले गए, आपकी गाड़ी उठा के ले गए, तो उस केस में आप 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील कर सकते हो। म्युनिसिपैलिटी हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज, जो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन किसका होगा, म्युनिसिपैलिटी का। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि अगर आप अपील लेके गए हो तो आपको ये बताना होगा, देखो मैंने एनक्रोचमेंट नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी, ये साबित करना भी किसका काम है, कि जहां जिसका सामान उठा के ले गए हैं, एक्यूज्ड जो है, म्युनिसिपैलिटी ने जिसके ऊपर आरोप लगाया है, वही साबित करे कि मैंने किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया है। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक लैंड पे एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, बट एक्सेप्शन क्या है, टेम्पररी यूज के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कोई त्योहार हुआ तो 7 दिनों के लिए अलाउड है। अथोराइज्ड प्रोजेक्शन अंडर सेक्शन 236, हमने देखा 236 के अंदर अगर आप अपने घर के बाहर वरांडा या छज्जा या कुछ लगाना चाहते हो और उसकी परमिशन आपको मिल गई तो आप उसे ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे केस में अगर परमिशन है, अथोराइज्ड है, तो आप एग्जेम्प्ट हो। म्युनिसिपल ऑफिसर अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉय है वही ध्यान नहीं दे रहा इस काम के ऊपर, एनी म्युनिसिपल एम्प्लॉय हु एड और नेग्लेक्ट एनक्रोचमेंट, मतलब उसको पता है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है बट उसके बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसका भी पनिशमेंट यहाँ दिया गया है 3 महीने से 3 साल का और 30,000 तक का इसमें फाइन लग सकता है। कोर्ट एक्शन रिक्वायर प्रायर म्युनिसिपल सैंक्शन, और ये जो लिटिगेशन है कोर्ट तक जा सकता है अगर म्युनिसिपैलिटी का प्रायर अप्रूवल हो, सैंक्शन हो तो।
इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ जो म्युनिसिपल ऑफिसर है, या इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DYSP ranked. The chief municipal officer can seek preventive legal action against potential encroacher. और लास्ट में बताया गया है कि जो CMO है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कैन सीक प्रिवेंटिव लीगल एक्शन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है दोष सिद्ध होने से पहले के लिए गया एक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल एनक्रोचर। मतलब एक पर्सन है कि इसकी आदत ही ऐसी हो गई कि वो एनक्रोच करता ही है, जहां भी सरकारी जमीन दिखी उसके ऊपर ही अतिक्रमण डाल दिया। तो ऐसे केस में कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं बाय CMO। तो ये थोड़ी सी लेंदी धारा है, इसको ध्यान रखें आप। 245। ठीक है, आगे चलते हैं। 246, डेंजरस क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब होता है उत्खनन। मतलब आपने मिट्टी के लिए, बजरी के लिए, पत्थर के लिए कुछ खुदाई की, उत्खनन, कहीं भी आपने खुदाई की। म्युनिसिपल पावर टू रेगुलेट क्वेरिंग। इफ क्वेरिंग और मटेरियल रिमूव्ड पोज डेंजर्स टू द पीपल। आपने कहीं खुदाई की, या आपने कुछ पत्थर उत्थर निकाल लिए कहीं से और वो इकट्ठा करके रख लिए, इसकी वजह से किसी को कोई खतरा है और क्रिएट न्यूसेंस, तो पब्लिक म्युनिसिपैलिटी में प्रोहिबिट फर्दर वर्क, म्युनिसिपैलिटी उसको बंद कर सकती है। मेनली किस कहाँ वर्ड यूज होता है? माइनिंग के टाइम भी होता है। माइनिंग जब करते हैं तो उसको भी खुदाई करना पड़ता है, तो उसको भी क्वायरिंग कहते हैं। मार्बल की क्वायरिंग होती है। तो इस तरह से कोई भी क्वायरिंग अगर हो रही है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ऑर्डर प्रिवेंटिव मेजर फॉर पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी के लिए ऑर्डर कर सकती है कि भाई ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। If quarrying is owned or authorized by the state government, municipal action require prior governmental approval. और जो क्वायरिंग है ये स्टेट गवर्नमेंट की ही है, स्टेट गवर्नमेंट से की इसके मतलब मालिकाना हक स्टेट गवर्नमेंट का है, या स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अथराइज्ड किया हुआ है। तो ऐसे केस में म्युनिसिपैलिटी तभी एक्शन ले सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल हो। इमरजेंसी सेफ्टी मेजर क्या हो सकते हैं? अगर इमिनेंट डेंजर दिख रहा है कि मतलब ये खतरा है इस काम से, तो ये क्या होगा? यहाँ पे इरेक्ट प्रोटेक्टिव बैरियर्स, होर्डिंग लगाई जा सकती है, फेंसिंग लगाई जा सकती है। जैसे बताया ना अभी कि मतलब कोई जर्जर जमीन हो गई हो, जो मकान है वो जर्जर हो गया है, गिरने वाला है, तो ऐसे केस में प्रोटेक्टिव फेंस लगाया जा सकता है, ये हमने पढ़ा है अभी। तो क्वायरिंग के केस में भी म्युनिसिपैलिटी ऐसा कर सकती है। म्युनिसिपैलिटी मस्ट रिकवर एक्सपेंस फ्रॉम द क्वायरी ओनर, रेस्पॉन्सिबल पर्सन एज एरर ऑफ टैक्स। तो जो भी म्युनिसिपैलिटी ने फेंसिंग लगाई पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक प्रोटेक्शन के अंदर, तो ऐसे केस में जो पैसा है वो किससे लिया जाएगा? जो क्वेरी ओनर है उससे। 247 की अगर बात करें सेक्शन की, तो यहां किया गया है बात प्रीमाइसेस नॉट टू बी यूज्ड फॉर कीपिंग एनिमल एंड पोल्ट्री विदाउट लाइसेंस। अब आपके घर में आप अपनी मन मर्जी से जानवर, पोल्ट्री नहीं रख सकते, इसके लिए भी क्या प्रावधान है देखते हैं 247 के अंदर। ए पर्सन मस्ट obtain a license from the municipality to keep cattle, horse, pig, dog, poultry or any other quadruped animal। क्वाड्रूपेड क्या होता है? कि चार पैर हों, एनी अदर क्वाड्रूपेड एनिमल। द लाइसेंस इज इशूड एज पर म्युनिसिपल बायलॉज अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो जिसके लाइसेंस जब दिया जाएगा तो म्युनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पशन क्या है? कुछ स्पेसिफिक एनिमल बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बाय रिटन ऑर्डर ऑफ म्युनिसिपैलिटी। 248 सेक्शन की अगर बात करें तो यहां लिखा है सीजर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। देखिए कितना डिटेल में सब कुछ यहाँ आपको बताया गया है। ये प्रावधान जानने के बाद आपको पता लगता है कि इतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि एक शहर को शहर बनाने में कितना प्रोविजंस इसके अंदर काम करते हैं, कितने लॉज इसके अंदर काम करते हैं, कितने ऑफिसर्स, कितना एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है जब एक शहर अच्छा शहर बनता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ एन एनिमल और बर्ड इज केप्ट इलीगली, फाउंड रोमिंग, स्ट्रेइंग, टेथर्ड इन पब्लिक प्लेस, इलीगल तरीके से रखा हुआ है, घूमता हुआ पाया गया, और कॉजिंग न्यूसेंस और डेंजर, तो सीएमओ क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं उसके सीजर का कि भाई पकड़ो उसे। ठीक है, तो सीज्ड एनिमल और बर्ड में भी इम्पाउंडेड और मूव टू ए डेजिग्नेटेड प्लेस बाय द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी उसको इम्पाउंड कर सकती है या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे छोड़ सकती है। सीजर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी रिकवर्ड थ्रू ऑक्शन सेल ऑफ एनिमल और बर्ड। तो ऐसे केस में उसको ऑक्शन किया जाएगा, नीलामी हो सकती है उस बर्ड की या जानवर की। तो ऐसे केस में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिकवर की जाएगी। ओनर जो है उसका वो क्लेम कर सकता है 7 दिन के अंदर। ओनर कैन क्लेम द सीज्ड बर्ड और एनिमल विद इन 7 days
बाई पेविंग ऑल इनकर्ड एक्सपेंस, जितना भी खर्चा हो वो दे दे और ये बता दे कि सफिशिएंट प्रूफ कि मैं ही इसका मालिक हूं, ओनरशिप प्रूव कर दे। सेल प्रोसीड्स एंड म्युनिसिपल फंड, ऑक्शन प्रोसीड्स विल कवर द एक्सपेंस ऑफ सीजर, इंपाउंडिंग एंड सेल, जितना भी खर्चा हुआ है वो नीलामी में लिया जाएगा। इसके अलावा एनी रिमेनिंग अमाउंट विल बी हेल्ड इन डिपॉजिट, 90 दिन तक जो पैसा, मान लो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, भाई आपका खर्चा हुआ 5,000 रुपये और आपने सेल कर दी, उसकी ऑक्शन कर दिया 10,000 का, 5,000 रुपये 90 दिन तक डिपॉजिट में रखे जाएंगे। 90 दिन तक उनको क्लेम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे, म्यूनिसिपल फंड में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे 90 दिन की बात की गई है, 7 दिन की बात की गई है, और यहाँ सीएमओ के पास पावर है ऑर्डर करने की सीजर की, और उसके बाद उसको डेजिग्नेट प्लेस पे भेजने का काम किसका है, म्यूनिसिपैलिटी का। 249 की बात करें तो पावर टू डील विद इन्फेक्टेड डॉग्स एंड एनिमल्स, जो इन्फेक्टेड डॉग्स हैं, डिस्ट्रक्शन एंड कन्फाइनमेंट, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो है में destroy और confine any dog or animal suspected to have rabies, रेबीज जिसको हो गया है उसको नष्ट किया जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है। टेक एक्शन अगेंस्ट एनिमल बिटन बाय ए रेबिड, रेबिड और सस्पेक्टेड रेबिड एनिमल। रेबिड एनिमल वो होते हैं जिनको रेबीज हो गया, मतलब रेबीज वाले कुत्ते ने इनको काट लिया, ठीक है। Stray dog without license, a public notice may be issued specifying a date after which unlicensed stray dogs may be confined if found on street and outside their owner's premise, may be destroyed if necessary। पब्लिक नोटिस इशू किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद में अनलाइसेंस स्ट्रे डॉग नहीं हो सकते शहर के अंदर, अगर यहाँ हैं तो कन्फाइन किए जाएंगे, इफ फाउंड ऑन स्ट्रीट और आउटसाइड देयर ओनर, अगर आपके घर से बाहर कहीं मिल गए तो उनको कन्फाइन किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। ये बताया गया आपके 249। 250 की बात करें तो पावर टू स्टॉप न्यूसेंस फ्रॉम एनिमल विद इन प्रोमाइस, इफ एन एनिमल और बर्ड, अगर लाइसेंस वाला है तो भी अगर वहां न्यूसेंस पैदा करता है तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर में ऑर्डर द ओनर ऑक्यूपाइड टू स्टॉप द न्यूसेंस विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, तो सीएमओ वहां आदेश दे सकता है कि अपने कुत्ते को संभाल के रखें, हर किसी को काट लेता है। If the nuisance is not stopped, the CMO or an authorized officer halt the use of premise by any means necessary, जो प्रोमाइस का यूज है उसको बंद करवा सकता है ओनर का, एंड आस्क द ओनर टू शो कोज व्हाई लाइसेंस शुड नॉट बी कैंसिल्ड, आपको जो रखने का लाइसेंस उसको क्यों ना रद्द कर दिया जाए। सीजर एंड ऑक्शन, इफ द ओनर फेल्स टू शो कोज बताने में फेल कर जाता है और फेल्स टू स्टॉप द न्यूसेंस, और जो आतंक उसने मचा रखा है उसको भी नहीं रोक पाता, तो लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया जाएगा और जो एनिमल और बर्ड है उसको सीज करके ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलामी कर दी जाएगी, जो पीछे के प्रावधान में हमने देखा। 251 में है आपके गाय भैंस पालने से संबंधित प्रावधान, लाइसेंसिंग ऑफ डेयरीज, जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कोई गाय भैंस रख के आपका मतलब दूध बेचने का, घर में यूज करने के लिए, इस तरह के काम के लिए रखता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। नो पर्सन, कोई भी, शैल यूज एनी प्लेस, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कोई भी प्लेस ऐसी, विदाउट वैलिड लाइसेंस फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, लाइसेंस चाहिए किसके लिए, आप कैटल्स को रखते हो, स्टोर करते हो, बेचते हो दूध को, और बटर मेकिंग और सेलिंग, इन कामों के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का, विदाउट लाइसेंस नहीं रख सकते। म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस दे सकती है कंडीशंस के ऊपर और 1 महीने में विड्रॉ भी कर सकती है लाइसेंस को, और आपने अगर कंडीशंस को वायलेट किया तो इमीडिएटली विदाउट नोटिस भी विड्रॉ कर सकती है लाइसेंस को। बिना लाइसेंस के साथ डेयरी आप चला रहे हो तो 5,000 से 10,000 का फाइन है, और फिर भी आप नहीं मानते तो डेली का 50 रुपए का फाइन, जब तक आप ऑफेंस कंटिन्यू रहता है तब तक आपके ऊपर लागू होगा। आफ्टर कन्विक्शन द मैजिस्ट्रेट, ये 50 रुपए दे रहे हो रोज के, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो, तो फिर क्या होगा, जो सीएमओ है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑर्डर क्लोजर ऑफ द प्रोमाइसेस, ऑर्डर करके उसको बंद कराएंगे, अपॉइंट पर्सनल टू एनफोर्स क्लोजर, और वहां अपने किसी पुलिस के कर्मी को खड़ा कर देंगे कि भाई ये क्लोजर को आप अपनी देखरेख में हटाओ, इसको पूरे सिस्टम को यहां से। उसके बाद 252 में बात करें तो पावर टू प्रोहिबिट यूज ऑफ पब्लिक स्ट्रीट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ट्रैफिक। देखिए, म्युनिसिपैलिटी में रेगुलेट और प्रोहिबिट ट्रैफिक ऑन पब्लिक स्ट्रीट बाय इशूइंग ए रिटन नोटिस, रिटन नोटिस से ट्रैफिक को प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, कैसे,
एंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, टेम्पररी या परमानेंट रेस्ट्रिक्शन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, जैसे जो बड़े ट्रक वगैरह हैं, जो लॉरी हैं, जो सरिये के ट्रक हैं, वो खतरा हो सकते हैं किसी के लिए, तो ऐसे केसेस में उनका एंट्री बंद किया जा सकता है। टू प्रिवेंट डेंजर ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का भी इसका पर्पस है। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल बेस्ड ऑन, कितना बड़ा साइज का व्हीकल नहीं आएगा, कितना वजन, भाई आप 30 टन का ट्रक लेके आ रहे हो तो वो जो सड़कें हैं वो तो दब जाएंगी। इस तरह के आपने देखा होगा कहीं साथ में अगर कोई माइंस है, कोई पहाड़ है, तो उसके आसपास जो कंटेनर चलते हैं पहाड़ के, डंपर, तो वो जैसे जहां से निकलते हैं वो रोड का शेप ही चेंज हो जाता है। एमिशन, लोड कैपेसिटी कितनी है, टू प्रिवेंट रोड डैमेज, तो रोड को बचाने के लिए भी ऐसे आदेश पारित किए जा सकते हैं। प्रोहिबिट एंट्री और एग्जिट ऑफ व्हीकल इनटू स्पेसिफिक प्रीमाइस फॉर डेजिग्नेटेड स्ट्रीट एट सर्टेन टाइम्स, एक पर्टिकुलर टाइम में उसको बंद कर दिया। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि सड़क के पास में जो वो है ट्रक, उनकी लाइन खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो एंट्री टाइम हुआ नहीं है अभी, एंट्री टाइम होने के बाद मान लो 10 बजे बाद एंट्री कर सकते हो आप शहर के अंदर, तो उसके बाद ही वो शहर के म्यूनिसिपैलिटी की बाउंड्री में आते हैं, और फिर वो अपने जो सामान लोड अनलोड करते हैं। तो लगभग ऐसा होता है कि मान लो रात को 10 से 6 नो एंट्री होता है। उसके बाद क्लोज स्ट्रीट फॉर मेंटेनेंस, टेम्पररी क्लोज रोड्स फॉर रिपेयर डैमेज, वाटर सप्लाई, लाइटनिंग वर्क, एंश्योरिंग टाइमली रीओपनिंग। टेम्पररी तरीके से किसी रोड को बंद कर सकते हैं कि भाई आगे जो नगर निगम है वो कार्य प्रगति पे है, इसलिए यहाँ पे बंद करके बोर्ड लगा दें, खत्म बात। अथॉरिटी टू रेस्ट्रिक्ट ट्रैफिक। उसके बाद पब्लिक नोटिफिकेशन, नोटिस फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफिक स्ट्रीट विद डिस्प्लेड एट बोथ एंड ऑफ द अफेक्टेड एरिया, कोई नोटिस लगाया जाएगा एक स्ट्रीट के दोनों साइड में कि यहाँ आपकी जो व्हीकल है उसकी एंट्री नहीं हो सकती। जनरल ट्रैफिक रेगुलेशन विल बी एडवर्टाइज्ड पब्लिकली, पब्लिक में पूरा एडवर्टीजमेंट करके कि भाई जनरल ट्रैफिक रूल्स हैं इस म्यूनिसिपैलिटी के, वो बताए जाएंगे। और इसी के साथ जो जैसे चंडीगढ़ है, तो वहां पे इन शहरों में क्या है, साइकिल की सुविधा है, मतलब रोड के साथ पास में आपको एक और ट्रैक मिलता है साइकिल के लिए, साइकिल चलाने के लिए। तो डेजिग्नेशन ऑफ बाइसिकल ए पेडेस्ट्रियन ट्रैक, तो ये म्यूनिसिपैलिटी के क्षेत्राधिकार में है कि वो सड़कों के किनारे पे क्या कर सकती है, डेजिग्नेटेड ट्रैक बना सकती है साइकिल के लिए और पैदल यात्रियों के लिए। Municipality may declare certain pedestrian pathway as bicycle pedestrian tracks. Notice for these pathway will displayed at both end of the designated area. और यहाँ बताया जाएगा डिस्प्ले लगा के कि भाई यहाँ से पेडेस्ट्रियन शुरू हो रहा है, किसके लिए, साइकिल के लिए, पैदल यात्रियों के लिए, और एंड पे भी बताया जाएगा यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद 253 की देखें तो यहाँ बताया गया है रेगुलेशन ऑफ पार्किंग ऑफ प्राइवेट व्हीकल इन पब्लिक प्लेस। प्राइवेट व्हीकल है उसको आपको पब्लिक प्लेस में जो पार्किंग कर देते हो, चाहे आपका आपकी कोई गाड़ी है या कोई ऐसा कमर्शियल व्हीकल है, या किसी भी तरह के व्हीकल को आप पब्लिक प्लेस में पार्क करते हो, तो उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है। म्यूनिसिपैलिटी शैल रेगुलेट पार्किंग ऑफ प्राइवेट व्हीकल ऑन पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग फुटपाथ, रोड साइड पे खड़ी नहीं कर सकते, टू एंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। लिखा रहता है ना नो पार्किंग, तो यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, अब वहां पार्किंग आप करके आ गए पब्लिक प्लेस में, तो वो क्या किसने लिखा है, म्यूनिसिपैलिटी ने। पब्लिक प्ले स्पेसेस वेयर पार्किंग मे कॉज इनकन्वीनियंस टू जनरल पब्लिक, ऐसी जगह आपने पब्लिक जो प्लेस है उसमें पार्किंग कर दी, और आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। नो पार्किंग शैल बी अलाउड अनलेस एडिक्वेट स्पेस इज अवेलेबल, पब्लिक प्लेस में तब तक आप पार्किंग नहीं कर सकते जब तक एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल है पार्किंग के लिए। और म्यूनिसिपैलिटी क्या कर सकती है, रेगुलराइज कर सकती है, पार्किंग को परमिट कर सकती है। कई जगह म्यूनिसिपैलिटी की ऑथराइज्ड पार्किंग होती है। म्यूनिसिपैलिटी में अलाउ पार्किंग इन डेजिग्नेटेड पब्लिक प्लेसेस इफ स्पेस परमिट्स, अगर जगह है तो म्यूनिसिपैलिटी अपना पार्किंग स्पेस स्पेस बना देगी, ऊपर लिखा होगा जोधपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम पार्किंग। अब इसमें कितनी फीस लगेगी ये भी कौन डिसाइड करेगा, म्यूनिसिपैलिटी। सच पार्किंग में भी सब्जेक्ट टू पार्किंग फीस। उसके बाद 254, हॉल्टिंग व्हीकल और एनिमल ऑन पब्लिक ग्राउंड, जो म्यूनिसिपैलिटी के पब्लिक ग्राउंड्स हैं उसमें आपने अपने व्हीकल्स खड़े कर दिए, अपने एनिमल्स वहां पे घुमा रहे हो आप, वहां पे एनिमल बांधने की सुविधा आपने कर ली है, तो ऐसे केस में क्या होगा, नो पर्सन शैल यूज म्यूनिसिपैलिटी ऑन लैंड और एनी पब्लिक प्लेस एज ए हॉल्टिंग स्पॉट फॉर व्हीकल और एनिमल। एनकैंपमेंट मतलब आपने कैंप लगा दिया, एनकैंपमेंट का मतलब होता है जैसे आपने एक छप्पर लगा के वहां पे अपने जानवर को रख दिया, विदाउट ऑब्टेनिंग रिटन परमिशन फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, विदाउट रिटर्न परमिशन, रिटर्न परमिशन के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। पेनल्टी क्या होगी इसके वॉयलेशन की, 1,000 से 2,000, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए एडिशनल फाइन्स ऑफ 50 रुपए से 100 रुपए पर डे
आफ्टर द फर्स्ट कन्विक्शन। 1,000 से 2,000 का फाइन लग सकता है और कंटिन्यू करने पे 50 से 100 रुपए पर डे आपके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। 255 की बात करें तो यहां आती है आग से संबंधित धारा, अरेंजमेंट ऑफ फायर प्रिवेंशन। म्यूनिसिपैलिटी में थ्रू बायलॉज बायलॉज बना के रिक्वायर ओनर ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसेस टू, क्या आपसे अपेक्षा करती है ओनर से, जो भी बिल्डिंग है उसके जो मालिक है उनसे कहा जाएगा इंप्लीमेंट नेसेसरी फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स, जो जरूरी फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लगाओ। ऑब्टेन ए एनओसी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर फ्रॉम द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, तो ये लगाने के बाद आप एनओसी लो कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि मैंने जितने भी सेफ्टी मेजर्स थे यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए हैं। और एक शहर के अंदर अगर आप 12th शेड्यूल को देखोगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, वो है फायर। कि शहरों के अंदर इतना डेंसिटी ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, बहुत वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें, तो आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में आपको जो फायर प्रोटेक्शन है वो सेफ्टी मेजर्स तो जरूर रखने चाहिए, और ये प्रावधान किसके अंदर है, 255 के अंदर। 256 की बात करें तो यहाँ फायर ब्रिगेड की बात की गई है। अब ये तो आपने कर दिया कि भाई सेफ्टी तो रखो, प्रिकॉशन तो है, बट आपके पास एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा केस हो तो उस केस में फायर ब्रिगेड कौन मेंटेन करेगा, एस्टेब्लिश कौन करेगा, म्यूनिसिपैलिटी। फायर ब्रिगेड सेटअप, म्यूनिसिपैलिटी में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ए फायर ब्रिगेड, नेसेसरी इक्विपमेंट उसको देगी, मशीनरी जो चाहिए उसके लिए, जो गाड़ी होती है इसमें पानी होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ है, शहर के अंदर कहाँ क्या चल रहा है, तो सब उनको पता हो। किस समय कहीं फायर लगी तो तुरंत कार्रवाई के लिए क्या होगा, मशीनरी और इक्विपमेंट उनके पास हो। तो ये प्रावधान भी किसमें है, 256 में। अब मान लो कहीं आग लगी गई तो उसके बाद क्या प्रावधान है, वो है 257 में। पावर ऑफ फायर ब्रिगेड एंड अदर पर्सन फॉर सप्रेशन ऑफ फायर। अब यहाँ आप देखोगे लिस्ट ऑफ पर्सन बताए गए हैं कि आग लगी गई तो फिर ऐसा नहीं कि एक कोई स्टेट गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर पर्सन आदेश देगा उसके बाद ही कुछ होगा। यहाँ देखो आप, इन केस ऑफ फायर द फॉलोइंग ऑफिशियल हैज द पावर टू नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी एक्शन लेने की पावर किसके पास है, मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर, सीएमओ, फायर ब्रिगेड ऑफिसर और पुलिस ऑफिशियल जो भी कांस्टेबल से अपर रैंक का है उसके पास क्या अधिकार है, क्या एक्शन ले सकते हैं। रिमूव पीपल इंटरफेयरिंग विद फायर एक्सटिंग्विशन ऑपरेशन, लोगों को वहां से हटाना, रास्तों को बंद कर देना, ब्रेक इनटू बिल्डिंग और लैंड इफ नीडेड टू स्टॉप, और जो जो मकान है उसके अंदर घुस जाना। कंट्रोल वाटर सप्लाई टू इंक्रीज प्रेशर, बाकी के सारे पानी की जो लाइन है उसको बंद करके पूरा पानी वहीं यूज करना। फायर इंजन को, कॉल फायर इंजन फॉर असिस्टेंस, टेक इमरजेंसी मेजर टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये सारे काम इनमें से कोई भी इनके डायरेक्शन में हो सकता है। कांस्टेबल से ऊपर के पुलिसकर्मी भी इसके अंदर शामिल हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी, जब ये ऐसा करते हैं तो ये इनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। नो पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दीज पावर विल बी हेल्ड लाइबल फॉर डैमेज, किसी तरह का मान लो कोई खिड़की मकान कुछ तोड़ दिया तो ऐसे केस में इन्होंने क्या किया था, आग से बचाने के लिए कार्य किया था, इनकी कोई पर्सनल लाइबल डैमेज नहीं होगा, उस डैमेज के लिए पर्सनल लाइबिलिटी इनकी नहीं होगी। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन है फायर ब्रिगेड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको। 258 की बात करें तो पावर टू रिस्ट्रिक्ट और बैन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ऑफ प्लास्टिक बैग। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की, प्लास्टिक बैग की। म्यूनिसिपैलिटी फॉलोइंग द एप्लीकेबल रूल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर, तो यहां ध्यान रखिए ये रेस्ट्रिक्ट कौन कर सकता है, म्यूनिसिपैलिटी, और रूल्स किसके होंगे, अप्रूवल ऑर्डर किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। रेस्ट्रिक्ट और बैन द मैन्युफैक्चरिंग सेल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग इन पार्ट और ऑल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह सकते हैं कि पूरी म्यूनिसिपैलिटी में या किसी एक हिस्से में अब से प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, सेल नहीं होगा, यूज नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी की रेड पड़ती है तो लाइन से दुकान वालों से ये प्लास्टिक कन्फिस्केट की जाती है और उनके ऊपर फाइन वहीं के वहीं पर्चा काट के दे दिया जाता है। पनिशमेंट क्या है, अप टू 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 100 से लेकर 1,000 तक या फिर दोनों। बार बार करते हो तो क्या होगा, एडिशनल 50 रुपए फॉर ऑन गोइंग वायलेशन आफ्टर कन्विक्शन। 259 की बात करें, 259 सेक्शन में क्या बता रखा है, नॉन टेकिंग ऑफ कनेक्शन और डिस्चार्ज सीवरेज। अब आपको याद हो तो 202 के अंदर हमने बात की थी, क्या बात की थी 202 के अंदर, कि एफ्लुएंट जो इफेक्टिव हाइट पे आपको रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव हाइट पे रखना पड़ेगा। इफेक्चुअल ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग, मतलब इस तरह की कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हो, नई बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसका ड्रेन इस तरीके से होना चाहिए कि पानी सीवरेज में आ जाए।
बट वो आपने नहीं किया, तो उसके लिए ये क्या ऑफेंस है? ए पर्सन इज लाइबल इफ फेल टू कनेक्ट देयर प्रॉपर्टी टू म्युनिसिपल सीवरेज, म्युनिसिपल सीवरेज से आपने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, एज रिक्वायर्ड अंडर 202। अलाउ वेस्ट, जो भी आपका कचरा है इसको आपने नालियों में, जो म्यूनिसिपैलिटी का सीवर लाइन है उसके बजाय आपने गली में फेंक दिया है, ओपन स्पेस में, एक्सटर्नल वॉल्स पे फेंक दिया है, डिस्चार्ज सीवेज इनटू सरफेस ड्रेन विदाउट म्यूनिसिपैलिटी रिटन परमिशन और इन वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब कंडीशन, तो ऐसे केस में नॉट लेस देन 5,000 का फाइन आपके ऊपर लगेगा। 260 में है आपका फिल्थी बिल्डिंग। फिल्थी बिल्डिंग मतलब जो मकान बहुत गंदा है, गंदी जगह है, ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं जो पुरानी बेकार हो चुकी हैं, गंदी बिल्डिंग्स हैं, इमोरल एक्टिविटीज वहां हो रही हैं, स्नैक्स रैट्स, ऐसे केसेस में, तो ऐसी बिल्डिंग से लेके क्या प्रावधान है? 260 में है। अब मुझे बताओ डेंजरस बिल्डिंग किस में था? डेंजरस बिल्डिंग सेक्शन 243। अब बताओ डेंजरस क्वायरिंग किसके अंदर था? डेंजरस क्वायरिंग था 246 में, अभी आपने देखा। तो 260 में क्या है? फिल्थी बिल्डिंग। देखिए, ओनर ऑक्यूपायर मस्ट कीप देयर बिल्डिंग क्लीन, ये तो पहली लाइन लिखी हुई है कि ओनर जो है किसी भी बिल्डिंग में हो अपनी जो बिल्डिंग है उसको क्लीन रखेंगे। इफ प्रॉपर्टी इज फिल्थी, अनहोलसम, ओवरग्रोन और न्यूसेंस, अगर गंदी है, वहां रहने लायक जगह नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पे पेड़ पौधे हो गए, न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, तो ऐसे केस में नोटिस दिया जा सकता है उसकी क्लीनिंग के लिए। और पेनल्टी क्या है अगर नहीं माने तो आप नोटिस की बात में? तो 1,000 से 2,000 की पेनल्टी, और फिर उसके बाद 50 से 100 रुपए पर डे फाइन। Unfit for human habitation, if a building is unfit for human living, municipality may prohibit its use until it is restored. अगर इंसान के रहने लायक कोई बिल्डिंग नहीं है तो म्यूनिसिपैलिटी उसमें प्रोहिबिट कर सकती है कि जब तक उसे ठीक नहीं किया जाएगा इसके अंदर कोई ऑक्यूपेंसी नहीं होगी। अनसेफ और अबंडन बिल्डिंग क्या होती है? इफ ए बिल्डिंग इज डायलापिडेटेड, अबंडन और मिसयूज्ड, लीडिंग टू क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां हो रही है, अनसैनिटरी और इमोरल पर्पस के लिए यूज हो रही है, स्नैक्स हैं, रेट्स हैं, शराब पी जा रही है वहां पे, जो आपराधिक तत्व हों वो रहने लग गए हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी में इशू नोटिस टू द ओनर टू टेक करेक्टिव स्टेप्स, तो म्यूनिसिपैलिटी इशू कर सकती है नोटिस ओनर को कि आप इसे सही करें। नॉन कंप्लायंस के केस में क्या होगा? इफ ओनर फेल्स टू कंप्लाई, म्यूनिसिपैलिटी में टेक नेसेसरी एक्शन एट द ओनर कोस्ट, ओनर के कोस्ट में ही नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है, और उसमें क्या होगा? डिमोलिश किया जा सकता है, और डिमोलिश करने के बाद जो मटेरियल उसको बेच देंगे, और बेचने के बाद जो म्यूनिसिपैलिटी खर्चा उसको काट लेंगे, और जो बाकी का जो पैसा बचा है वो 6 महीने के अंदर अगर क्लेम करता है तो ओनर को वापस दे देंगे। तो ये हुआ आपका 260।